एक स्कूल में 23 बालकों की मौत हो जाती है और जब बालक मरते हैं तो उसी विद्यालय के अंदर यानी कि उसी परिसर के अंदर ही उनकी कब्र भी बना दी जाती है। और मुख्यमंत्री जी भरोसा दिलाते हैं कि मैं इस गांव को गोद ले रहा हूं और इस गांव का अच्छे से विकास करूंगा। उसके बाद ना तो कभी मुख्यमंत्री जी वहां आते हैं और ना ही कभी उस मामले में जो भी अपराधी थे उन्हें कोई बड़ी सज़ा मिलती है। और सज़ा मिलती भी है तो आसानी से ज़मानत पर छूट जाते हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी बाहर जी रहे हैं। जब भी वह तारीख आती है जिस तारीख को उन बालकों की मौत हुई थी, तो उस गांव में आज भी कोई चूल्हा तक नहीं जलता है, ना कोई व्यक्ति हंसता है, बल्कि सबकी आंखों में आंसू होते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर कैसा है हमारे देश का कानून। दोस्तों नमस्कार, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला सारण की, और सारण ज़िले का एक थाना है मशरक। दरअसल बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना से 80 किलोमीटर दूर एक गांव की। गांव का नाम था कंडामरी। कंडामरी माता प्राथमिक विद्यालय की बात कर रही हूँ। 16 जुलाई 2013 की दरअसल मेनू के हिसाब से उस दिन स्कूल में चावल और आलू सोयाबीन की सब्ज़ी बननी थी, और जब ही खाना बनाने वाली रसोइया ये काम करना शुरू करती है तो देखती है कि रसोई के अंदर तेल ख़त्म हो चुका है। तेल है ही नहीं खाना बनाने के लिए। तो वो हेड मास्टर के पास जाती है, और हेड मास्टर यानी जिनका नाम मीना देवी रहता है और रसोइया का नाम होता है पन्ना देवी। जब पन्ना देवी मीना देवी के पास जाती हैं और कहती हैं कि मैडम तेल ख़त्म हो रहा है, तेल है नहीं सब्ज़ी बनाने के लिए, तो क्या आप सरसों का तेल मंगा दोगे? तो मैडम जी कहती हैं कि क्यों परेशान होती हो, मेरे घर पर किसी को भेज दो, किसी बालक को भेज दो, वो वहाँ से ले आएगा तेल। और वो अपने घर में जिस जगह पे तेल रखा रहता है वो जगह बताती है कि वहाँ पर तेल रखा हुआ है, वो लेकर आ जाएगा। और ऐसा कहने के बाद पन्ना देवी किसी बच्चे से कहती हैं कि जाओ मैडम के घर से और वहाँ से तेल ले आओ। जैसा उनने जगह बताई थी वो बच्चा जाकर वो तेल उठा लाता है, और उसके बाद फिर सबसे पहले सोयाबीन की सिकाई होती थी। उनको तलना था, लेकिन जब इसके लिए कढ़ाई में तेल डाला जाता है तो तेल डालने के बाद पूरी कढ़ाई झाग से भर जाती है। इसके बाद जो अपनी पन्ना होती है, जो कि रसोइया होती है, दौड़ते हुई मैडम के पास आती है और मैडम से कहती है कि मैडम आपने जो तेल मंगाया है उस तेल को कढ़ाई में जब मैंने डाला तो पूरी कढ़ाई में झाग ही झाग होता है, ऐसा नॉर्मली सरसों के तेल में तो होता ही नहीं है। तो मैडम जी उसको कहती हैं कि कोई परेशानी नहीं है, मैंने अपने हाथों से ही ख़रीदा है वो तेल, हाँ तुम परेशान मत हो और तुम खाना बनाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, तेल में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, और तुम जाकर अपने खाने पर ध्यान दो, वैसे भी लेट हो गया खाना बनाने में। इतना सुनकर रसोइया चली जाती है। खुद रसोइया के भी 3 बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते हैं। रसोइया जाकर चावल बनाती है, सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बनाती है, और बनाने के बाद जब वक्त आता है बच्चों को खाना देने का और बच्चे खाना खाने के लिए तैयार होते हैं, जैसे ही 1-2 बच्चे उस खाने को खाते हैं तो मुंह में लेने के बाद कहते हैं कि ये तो बहुत अजीब तरह का खाना है और इसमें से बहुत बदबू भी आ रही है, और बच्चे उस खाने को खाने से मना कर देते हैं, यानी कि खाना खाने से इनकार कर देते हैं, और सब यही बोलते हैं कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन जो हेड मास्टर रहती हैं मीना देवी जी, वो कहती हैं, बच्चों को सभी को डांटती हैं और कहती हैं कि सभी को खाना खाना पड़ेगा, तुम लोग ज़्यादा ही नाटक करने लग गए हो, सब दिमाग ख़राब हो गया है तुम लोगों का, इसलिए चुपचाप बैठकर इस खाने को खाओ, और अगर किसी ने खाना नहीं खाया, नाटक किया, तो उसको तो खैर नहीं, यानी कि मैं बहुत पिटाई लगाऊंगी। अब बेचारे सारे बच्चे हेड मास्टर जी की बात सुनकर डर जाते हैं, और वो बच्चे मजबूरी में वो खाना खाना शुरू कर देते हैं। अब मास्टर के सामने बच्चे कुछ बोल भी नहीं सकते थे, और जब सब खाना खा लेते हैं जिसके हिस्से में जो आता है, खाना खाने के बाद बच्चे आराम से खाना खाते हैं, और उसके बाद लगभग 25-30 मिनट का जब समय बीतता है तो किसी भी बच्चे के पेट में दर्द होने लगता है, तो किसी को उल्टी आने लगती है, किसी का सर दर्द होता है, तो कोई बेहोश हो जाता है।
तभी हेडमास्टर तक बात ये पहुंचती है और वो कहती हैं कि जिन जिन बच्चों की तबीयत ख़राब हो रही है उन सबको उनके घर भेज दो। वैसे भी दोपहर हो ही गई है, ज़्यादा देर अब बचा नहीं है स्कूल में, तो वो घर जाकर आराम करेंगे। यहाँ पर मैडम ना कुछ देखने, समझने, जानने की कोशिश करती है कि अभी आधे घंटे पहले अगर बच्चों ने खाना खाया है और अचानक से उनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, वो भी एक दो नहीं, इतने सारे बच्चों को, तो मुझे देखना चाहिए या कुछ भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। जी नहीं, मैडम अपनी कोई भी जिम्मेदारी ना समझते हुए उन बच्चों को घर भेज देती है और बाकी बच्चे विद्यालय के अंदर ही रहते हैं। दरअसल इस विद्यालय के अंदर लगभग 89 बालक थे और ये बच्चे कुछ तो घर चले जाते हैं और कुछ यहीं रह जाते हैं। किसी के पेट में लगातार दर्द होना शुरू होता है, किसी को उल्टियाँ होती हैं। और जो बच्चे अपने घर चले गए थे और कुछ ही देर के बाद खबर आ जाती है कि वो पाँचों के पाँचों बच्चों की मौत हो चुकी है। और जब पाँचों बच्चों की मरने की खबर आती है, विद्यालय में आ जाती है, तो 3 बच्चे विद्यालय के अंदर भी मरे हुए होते हैं। यानी कि महज आधे से पौन घंटे के बाद ही उन बच्चों को उल्टियाँ होती है और आधा घंटा ही बीता था कि 8 बच्चे की मौत भी हो जाती है। अब जैसे ही 8 बच्चे मरने की खबर फैलती है तो पूरे गांव में ये खबर आग की तरह फैल जाती है। ना केवल गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी खबर फैलती है और धीरे धीरे करके वक्त जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे बच्चों के मरने की संख्या भी बढ़ने लगती है। अब तक कुल मिलाकर 16 बच्चे मर गए थे और इसके हिसाब से अगर बाकी की बात करें तो इनमें से कई ऐसे बच्चे थे जिनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी और उन बच्चों को जितनी जल्दी हो सकता था गांव के डॉक्टर के पास ले गए, फिर नज़दीकी किसी केंद्र पर लेके गए जहां स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों को एडमिट किया जाए। लेकिन उनकी लगातार तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और जब तबीयत लगातार बिगड़ रही थी तो उस हिसाब से उन बच्चों को हायर मेडिकल सेंटर रेफ़र कर दिया जाता है। यानी कि सारे के सारे बच्चे जो अभी गंभीर हालत में थे, जिनकी तबीयत बिगड़ रही थी, उधर रसोइया की भी हालत बिगड़ने लगी थी और रसोइया सहित सब बच्चों को पटना के मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया जाता है। और कुछ घंटों में ये खबर फैल जाती है कि अभी तक 23 बालकों की मौत हो चुकी है और जबकि 25 बालकों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी कि वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। साथ ही साथ रसोइया की भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उसके भी 2 बच्चों की मौत पहले ही हो चुकी थी और एक बच्चा ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। अब जो हेड मास्टर जी होती हैं और जैसे ही उन्हें ये पता चलता है कि बच्चे लगातार मर रहे हैं, शायद खाना खाने की वजह से उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, ये कोई जानता ही नहीं था कि वो सीधे अपने घर जाती हैं और अपने पति अर्जुन रॉय से कहती हैं कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग लो, नहीं तो गांव के लोग और सब के सब लोग हमारी बुरी हालत कर देंगे। तभी एक बालक के पिता, आशीष के पिता अखिलानंद जी का आशीष इकलौता बेटा था और वो मर चुका था इसी खाना खाने के बाद। अखिलानंद जी सीधे मशरक थाने जाते हैं और वहाँ जाकर एक FIR दर्ज कराते हैं और FIR में नाम लिखवाते हैं मीना देवी का, जो कि स्कूल की हेडमास्टर थी। साथ ही उनके पति अर्जुन रॉय के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाता है। अब ये मामला न केवल उस ज़िले सारण में बल्कि पूरे प्रदेश में फैल जाता है। पूरे प्रदेश की मीडिया में ये मामला बहुत तेज़ी के साथ हाईलाइट होने लगता है, लेकिन हर कोई ये जानना चाहता था कि आखिर इन बच्चों की मौत की वजह क्या है। कुछ बच्चों का इलाज चल रहा था और कुछ बच्चे मर मर के वापस अपने गांव की तरफ आ रहे थे। गांव के सब लोगों ने उन बच्चों को इकट्ठा किया और एक जगह स्कूल के ही प्रांगण में रख लिया। अगले दिन यानी कि 17 जुलाई के में फिर से कम आसपास के गांव के 100 गांव के लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं और इस घटना को लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा उबाल रहता है। सबसे पहले जाकर वो थाने में हंगामा करते हैं, थाने में तोड़ फोड़ करते हैं और वहाँ पर जो सरकारी वाहन थे उनमें आग तक लगा देते हैं, जो प्राइवेट वाहन थे उनमें आग लगा देते हैं, सड़कों को जाम कर देते हैं। और उसके बाद बात यहाँ तक भी अगर नहीं थम रही थी कि रेल के पटरियों में भी जाम लगा देते हैं। अब जगह जगह बिहार के अंदर धरना प्रदर्शन शुरू हो जाता है। अगले दिन बड़ी संख्या में बच्चों ने खाना खाने से इनकार कर दिया था
न केवल उस ज़िले में बल्कि जहाँ जहाँ तक खबर जाती है बच्चों में एक तरह से दहशत फैल जाती है कि आखिरकार करें तो क्या करें। पूरे गांव में रुआ पीटी मची हुई थी। सब बच्चों के माता पिता चीख चीख चिल्लार कर रहे थे। शायद हम आप देखते तो नज़ारा सहन भी नहीं करने लायक था, ऐसा नज़ारा था। कई बच्चे तो ऐसे थे जो अपने माँ बाप के इकलौते संतान थे। खैर, बात इकलौते या ज़्यादा की नहीं है, बच्चे तो अपने हर माँ बाप के लिए चाहे कितने भी हों उतने ही प्यारे होते हैं। दोस्तों, अब इस हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि अब मुख्यमंत्री तक ये बात फैलती है और उन्हें लगता है कि अब ये बात इतनी आसानी से नहीं थमेगी। तब मुख्यमंत्री जी ये आदेश देते हैं कि इस गांव को मैं गोद ले लेता हूं, साथ ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस दोषी को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। एसआईटी का गठन भी किया जाता है और एसआईटी का गठन करने के बाद ये ऐलान किया जाता है कि मृतकों के परिवार को 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और साथ ही जिनका इलाज चल रहा है उनका इलाज भी निःशुल्क किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने जल्दबाजी में घोषणा तो कर दी, लेकिन बताया जाता है कि इस केस को इतने साल बीत जाने के बाद भी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री जी कभी इस गांव के अंदर गए तक नहीं, कभी जाकर उन्हें देखने की कोशिश तक नहीं की और विकास के मामले में भी इस गांव में कुछ खास बदलाव नहीं हुए हैं। और जब एसआईटी ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो जांच पड़ताल में पता चलता है कि जो रसोइया ने ये बताया था कि सरसों का तेल खत्म हो चुका है मीना देवी को, और मीना देवी ने अपने घर से तेल मंगाया था और दरअसल जो बालक तेल लेने गया था वो बालक गलती से तेल ना लाकर कीटनाशक पदार्थ ले आता है और कीटनाशक पदार्थ बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि सरसों के तेल का कलर होता है। और रसोइया ने इस बात का बताया भी था प्रधानाध्यापिका को, लेकिन उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया ही नहीं, बल्कि रसोइया की बातों को ही इग्नोर कर दिया। बाकी जो बच्चे बाद में खाना खाने से इनकार कर रहे थे उन बच्चों को भी डरा धमकाकर मैडम ने खाना खिला दिया। बच्चों ने मजबूरी में खाना खा भी लिया और उसके बाद जब एसआईटी की जांच होती है, जांच के बाद इस महिला को 2-3 दिन के बाद यानी कि 23 जुलाई को गिरफ्तार किया जाता है और साथ ही उस महिला यानी कि शिक्षिका के पति को भी गिरफ्तार किया जाता है और इस मामले की फिर अदालत में सुनवाई होती है। उधर लगभग कई दिनों तक बताया जाता है कि 1 महीने से ज़्यादा उस रसोइया का और जो बच्चे बीमार थे गंभीर रूप से उनका इलाज चल रहा था। रसोइया के तो 2 बच्चे बेचारी के मर ही चुके थे और उसका 1 बच्चा बचा हुआ था। वो वापस आते हैं। अब जो मरे हुए बच्चे थे उन बच्चों की उसी विद्यालय के अंदर ही कब्र बना दी जाती है, वहीं दफनाते हैं उन्हें। एक तरह से स्मारक के रूप में उन्हें वहाँ दफनाया जाता है ताकि उनकी याद में हर साल उनको श्रद्धांजलि दी जा सके। अब वक्त आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद 29 अगस्त 2016 को इस महिला को, जो अध्यापिका थी वहाँ की, उसको दोषी करार दिया जाता है और जो उसका पति होता है उसके बाद कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इसलिए उसको निर्दोष साबित हो जाता है वो। जबकि बताया ये जाता है कि उन्होंने ही किसी चीनी मिल जो कि गोपालगंज में लगती है, उस गोपालगंज से चीनी मिल से उन्होंने कीटनाशक पदार्थ खरीदा था और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वो एक ऐसे बर्तन में रखा गया था जिस कंटेनर में बाद में सरसों का तेल डाला गया और वही सरसों का तेल फिर विद्यालय पहुंच जाता है और जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा होता है। इस महिला को 17 साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन 3 जुलाई 2017 को फिर हाई कोर्ट में ये महिला अपील करती है और हाई कोर्ट से इसको जमानत भी मिल जाती है। ऐसा बताया जाता है कि महिला फिर बाहर निकल आती है और ये फ़िलहाल ऐसे दावे करती है कि जैसे उसका इस केस में कोई दोष ही नहीं था। बार बार हाई कोर्ट में जाकर वो यही कह रही थी कि जो भी हुआ है वो मेरी गलती नहीं है। लेकिन ये बात समझने लायक है कि अगर ये गलती हेडमास्टर की नहीं थी तो फिर थी किसकी। दोस्तों, ये साबित करने में तो खैर पता नहीं कितने साल बीत जाएंगे, लेकिन वो महिला अभी अपने ही घर पे आराम से रह रही होगी, विद्यालय में पढ़ाने भी जा रही होगी। लेकिन जिन बच्चों के साथ ये हादसा हुआ, जो बच्चे मर गए,
उनके परिवार वालों को क्या, उनको कब इंसाफ मिलेगा और मिलेगा भी या नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कि अभी हाल ही में पुणे केस में चल रहा है, जो रहीश ज़्यादा अरबपति परिवार से बिलोंग करता था और अपने 12वीं पास होने की खुशी में पार्टी के चक्कर में वो 2 लोगों को मौत के घाट भी उतार देता है। खैर दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को भी परेशान करना या दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको ऐसी घटनाओं से रूबरू कराना है, साथ ही आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। खैर, आपको बताना है कि कम से कम हमारे कानून में जब कोई ऐसी चीज़ें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देते हैं, तो कम से कम कुछ वकीलों की भी जिम्मेदारी होती है, कानून की भी जिम्मेदारी होती है कि जिन्होंने सच में अपराध किया है और जो देख रहा है, कम से कम उसे तो बड़ी से बड़ी सज़ा देने में भूमिका निभाएं। हमारे देश का लचीला कानून होने की वजह से बहुत सारे शातिर अपराधी छूट जाते हैं और कई बेकसूर सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारी मेहनत कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस केस में दोषियों को क्या सज़ा होनी चाहिए, साथ ही अपने ओपिनियन ज़रूर दें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में एक नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।